अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम आबिद है और मैं आपको ये 6 दिन का इलस्ट्रेटर का कोर्स करवाऊंगा, क्रैश कोर्स। हम ये क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम में। तो ताकि सब लोग वहाँ पर आ सकें और वो फिर लाइव स्ट्रीम वहाँ पर पड़ी रहेगी और आप लोग बाद में भी आकर उसे देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। वेलकम टू द सेकंड क्लास। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरह से सिलेक्शन टूल्स काम कर रहे थे और फिर हमने देखा किस तरह से पेन और कर्वेचर टूल काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। पहले लास्ट क्लास के एंड में हमने देखा कि टाइप टूल किस तरह से काम करता है और फिर हमने देखा कि डिफरेंट उसके ऑप्शंस जो हैं करेक्टर पैनल के अंदर जो अवेलेबल है वो क्या क्या है। तो अब हम इससे आगे मूव करते हैं। तो आप टाइप टूल पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें टाइप एरिया टाइप टूल है। इसके लिए हमें पहले कोई एरिया चाहिए होगा, तो मैं 1 2 3 एरिया क्रिएट कर लेता हूँ। क्लोज पाथ्स होंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर आ गया। अच्छा जी। और उसके बाद मैं एक इलिप्स ले लूंगा ताकि मैं एक सर्कल बना सकूं और उसके बाद मैं एक पॉलीगॉन ले लूंगा। तो ये देखें, यहाँ पर एक पॉलीगॉन बन गया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और टाइप एरिया टाइप टूल आऊंगा और ये देखें, आप और कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये आपको एरर देगा। यू मस्ट क्लिक ऑन अ नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग पाथ टू क्रिएट टेक्स्ट इनसाइड अ पाथ। तो हमें एक पाथ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जब हम पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस पाथ जो कि क्लोज शेप है उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अब इस हमारे पास शेप के अंदर टेक्स्ट आ गया। सिमिलरली अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी यही होगा और इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी यही होगा। तो आप देखेंगे कि वो जो शेप्स थी वो ऊपर से गायब हो जाएंगी और सिर्फ टेक्स्ट नजर आएगा बट इनसाइड द शेप। अब देखें, ये बिल्कुल सर्कल बन रहा है और ये इसी तरह एक स्क्वायर बन रहा है और ये इसी तरह पॉलीगॉन बन रहा है या हेक्सागन, जो भी आप कहना चाहें। अगर आप इसके अलावा और टेक्स्ट ऐड करना चाहेंगे तो वो विजिबल यहाँ पे नहीं होगा और उसकी जगह में यहाँ पर एक प्लस का साइन आ जाएगा। ये देख रहे हैं, अब ये जो आपके पास प्लस का साइन है ये आ जाएगा। तो इस प्लस के साइन का मतलब ये है कि अभी और टेक्स्ट आगे है जो कि विजिबल नहीं है एरिया कम होने की वजह से। तो अगर आप इसको पकड़ के इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा तो आप देख रहे हैं कि वो साइन यहाँ से हट गया है। ये देखिए, ये साइन है। मैं आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी करेंगे तो अभी HWEL तो आ गया लेकिन अभी भी एक वर्ड इनविजिबल है। तो आप इसको और बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही LOP आएगा तो ये प्लस का साइन यहाँ से हट जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं। इसी तरह आप जब भी टेक्स्ट में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, जो टाइप टूल है उसमें जो मेन वाला है, ये देखिए यहाँ तक कि अगर इसमें आप कुछ ऐड करते हैं और ये बाउंडिंग बॉक्स इसका छोटा है तो वो बाकी का एरिया शो नहीं होगा। अब देखें वो कहीं चला गया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा तो वो तब नजर आएगा। अब देखेंगे कि आप ये हटाएंगे तो ये प्लस का साइन आपको ये नजर आ रहा होगा और आप इसको सिलेक्ट करें और बड़ा करें। एक और, अगर आप इसको, ये प्लस का साइन है, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको एरर देगा। द सिलेक्शन कंटेन्स ओवरसेट टेक्स्ट, यानी वो टेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा तो हुआ है लेकिन शो नहीं हो रहा। द ओवरसेट टेक्स्ट विल बी लॉस्ट अपॉन कन्वर्टिंग टू पॉइंट टाइप। डू यू वांट टू कंटिन्यू? मैं कहता हूँ नहीं।
और उसके बाद मैं वो जो यहाँ पर हमारे पास मिसिंग है उसको भी ले आते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो अब ये पॉइंट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इससे इसका साइज चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली यही चीज़ अप्लाई होगी यहाँ पर कि आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं अगर, तो आपको वही एरर आएगा यहाँ पर। लेकिन चूंकि इसमें ये उस तरह पॉइंट टाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है वो इसका ये शेप ही है, और सिंपली टाइप टूल की तरह यहाँ पर वो वाला बाउंडिंग बॉक्स अवेलेबल नहीं होता, ये वाला। तो इसलिए इसमें ये पॉइंट टाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें भी ये एरर आएगा कि ओवरसेट टेक्स्ट, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ओवरसेट टेक्स्ट है इस प्लस के साइन से। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। तो इसके नीचे है टाइप ऑन अ पाथ। तो चले हम पाथ क्रिएट कर लेते हैं। मैं दो क्लोज पाथ बनाऊंगा और एक पाथ में ओपन रखूंगा ताकि आपको पता चले कि आप इसको ओपन पाथ में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और बना लेते हैं क्योंकि मोस्टली ये इस क्लोज पाथ में यूज होता है, इसमें तो ना होने के बराबर है। और फिर ये कर लेंगे और इसको थोड़ा पीछे करेंगे और इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे, इस तरह से चलेंगे। अच्छा, अब हम टाइप ऑन पाथ टूल को ले आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर दें। ये भी उसी तरह से काम करेगा। आप साइडों पे क्लिक करेंगे तो सिमिलर एरर आएगा कि आप किसी नॉन मास्किंग या नॉन कंपाउंड पाथ के ऊपर क्लिक करें, सही। और फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर लें और फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पर ज़्यादा आ गया तो यहाँ पर थोड़ा पीछे की तरफ क्लिक कर लें। जहाँ आप क्लिक करेंगे वहीं से जो है ये लिखना स्टार्ट कर देगा आगे की तरफ। अच्छा, अब आप देखेंगे इनके पाथ जो है वो गायब हो गए हैं, लेकिन टेक्स्ट जो है वो उन्हीं पाथ के अंदर। अगर आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे तो आपको इनके पाथ भी यहाँ पर ब्लू में नजर आएंगे। तो हर वो चीज़ जो ब्लू जो सिलेक्टेड होगी वो ब्लू कलर में नजर आएगी आपको, सही। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो हैंडल हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में। राइट वाले, लेफ्ट वाला जो है इसको आप अगर मूव करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखें बाकी सब ब्लू में है, और जो ब्लैक में होगा जब उसके ऊपर आएगा तो वो ओवरसेट टेक्स्ट में चला जाएगा, यानी कि इनविजिबल हो जाएगा। अगर मैं रिलीज करता हूँ तो यहाँ से वो वर्ड इनविजिबल हो गया और यहाँ पर एक प्लस का साइन आ गया। सिमिलरली जिस तरह टाइप ऑन एरिया था या टाइप टूल सिंपल में था। तो अगर आप इसको दोबारा से लेंगे और इसको वापस लेकर आएंगे, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर, तो ये देखें इसको आप वापस लेकर आए तो वो दोबारा से नजर आने लगेगा। अच्छा, इसको आप आगे आगे चलाएंगे तो आप देखेंगे कि एक हैंडल यहाँ पे ये वाला मूव कर रहा होगा। अब इस हैंडल को देखिएगा, आप इसको जैसे जैसे पीछे करेंगे ये वापस आता रहेगा। ये हैंडल जो है ये हमेशा मिड में रहता है और इसका अपना एक फंक्शन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब अगर टेक्स्ट कम हो जाए, फॉर एग्जांपल ये इतना टेक्स्ट यहाँ पर नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये हैंडल यहाँ पर ही है। जब आप, ये हैंडल तब शो होगा जब आप सिलेक्शन टूल में होंगे, वरना टेक्स्ट या टाइप टूल में ये आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद आप इस पे क्लिक करें और इसको वहां पर ले जाएं जहाँ पर टेक्स्ट है, क्योंकि ये ओवर जो टेक्स्ट तक का एरिया वही सिलेक्टेड रहेगा, उससे ज्यादा का जो ओवर है उससे एरिया वो सिलेक्ट ना हो। अच्छा, अगर आप इस पे क्लिक करके मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा का सारा टेक्स्ट मूव होगा, और जो भी टेक्स्ट आपके उस वाले हैंडल के पास जाएगा वो टेक्स्ट यहाँ से इनविजिबल हो जाएगा, वो ओवरसेट में चला जाएगा। वो है तो यही लेकिन ओवरसेट टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और अगर आप इस तरह सारा इसके ऊपर ले जाएंगे तो वो सारा टेक्स्ट इनविजिबल हो जाए, और जैसे ही आप इससे बाहर निकालेंगे तो वो सारा टेक्स्ट वापस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार वापस ले जाता हूँ, चैलेंज। अच्छा, इससे नेक्स्ट वाले पर देख लेते हैं।
वहाँ पर आपको सही से समझ आएगा। और मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे ले आता हूँ। चलें जी, एक ये हैंडल है, मैं थोड़ा टेक्स्ट कम करता हूँ और मैं तकरीबन इतना टेक्स्ट हटा देता हूँ। और अब आप इसको ले आए, ये देखें अगर आप दूसरे वाले को लाएंगे तो टेक्स्ट पिछले वाला गायब होकर यहाँ से दोबारा वापस आने लगेगा, और अगर आप इधर वाले को लाएंगे तो फिर सही से चलेगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इस टेक्स्ट को दरमियान में ले आए तो आप सिर्फ इस वाले हैंडल को मूव करेंगे और अपनी मर्जी से अपने टेक्स्ट को जहां भी मिड में सेट करना चाहते हैं आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इस हैंडल को देख लेते हैं, इसको क्लिक करें और ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जो भी आपका शेप होगा उसके इनसाइड में लिखा जाएगा। प्लस अगर आप इनको नहीं छेड़ना चाहते और आपने ये सेट कर लिया कि आपको कहाँ पर इन्हें सेट करना है, और आप अब उसको सही से मूव करना चाहते हैं और एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इससे इसको घुमा सकते हैं ऊपर या नीचे, इट्स अप टू यू। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आपने इसको ड्रैग करके ऊपर कर दिया तो ये टेक्स्ट बाहर की तरफ जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आप ओपन पाथ के ऊपर लिख सकते हैं। सिमिलर चीज़ें अवेलेबल है, एक हैंडल यहाँ पर है, एक हैंडल यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है मिड वाला। अगर आप इसको ड्रैग करके मूव करेंगे तो अब देखें वो हैंडल यहाँ पे प्लस का साइन शो कर रहा है, और सिमिलरली अगर आप इसको पीछे कर लेंगे तो वो प्लस का साइन वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर इस हैंडल को क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो ये उल्टा लिखा जाएगा इसी बात के ऊपर। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल टाइप टूल। तो वर्टिकल टाइप टूल पर ले आएं और क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकली लिखना शुरू कर देगा। अगर आप बाउंडिंग बॉक्स ले लें, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप जितना बड़ा बॉक्स बनाना चाहें आप उतना बड़ा बॉक्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप सिंपली क्लिक करेंगे तो तभी आपका काम हो जाएगा। अच्छा जी, अब देख रहे हैं आप कि ये वर्टिकली लिखा हुआ है, बस इसमें बाकी सेम फंक्शंस हैं, बस ये वर्टिकली लिखा हुआ है और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी खास नहीं है। इसी तरह इसमें भी ओवरसेट टेक्स्ट होगा जब आप उसको ऐड करेंगे, और इस तरह जो है वो बाकी सारे फंक्शंस उसी तरह से अवेलेबल है जिस तरह से टाइप टूल में, बस वो हॉरिजॉन्टली लिखेगा और ये वर्टिकली लिखेगा। चलें जी, इससे नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। सिमिलरली ये भी वैसे ही काम करेगा, और उसके बाद मैं पाथ भी बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि पाथ पर ये किस तरह से वर्टिकली काम करेगा। और फिर मैं इस वाले को ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ जिस तरह से मुझे करना है। ये देखें इस तरह से, और इसको थोड़ा नीचे ला के जिस भी तरह से आप एडजस्ट करना चाहें। अच्छा जी, ये एक पाथ आ गया और ये भी एक इसको हम यूज़ करेंगे सेकंड के लिए। चले मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा दूँ। वर्टिकल टाइप इन एरिया, यहाँ पे क्लिक करें तो अब देखेंगे ये एरिया के अंदर वर्टिकली लिख रहा है। सिमिलरली इससे नीचे है हमारे पास वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पाथ पर भी वर्टिकली यहाँ पर लिख रहा है। तो ये वर्टिकल टाइप टूल हैं और इनका यही काम है। चलें जी, इससे आगे चलते हैं। इसके नीचे जो है हमारे पास टच टाइप टूल है। इसका इतना ज़्यादा काम नहीं होता इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ूंगा फिलहाल। तो फिलहाल हमारे पास सबसे ज़्यादा काम जो है वो टाइप टूल में ही आता है, लेकिन अगर आप उस तरह से भी लिखना चाहें तो आपके पास एरिया टाइप टूल है, टाइप ऑन पाथ है, वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, और वर्टिकल टाइप ऑन पाथ है। तो इससे आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास अवेलेबल है नेक्स्ट में लाइन सेगमेंट टूल। तो सिमिलरली आप इसमें लाइंस बना सकते हैं जिस तरह के उसके नाम से मालूम हो रहा है। और यहाँ पे स्ट्रोक में मैं ब्लैक कलर रखूंगा ताकि लाइन जो है वो नज़र आए। अगर स्ट्रोक में कोई कलर नहीं होगा और फिल में भी कोई कलर नहीं होगा तो आपको यहाँ पर लाइंस नज़र नहीं आएंगी। अगर आप किसी ऐसे प्रॉब्लम में हैं कि
आपको लाइंस नज़र नहीं आ रही हैं जो आपने बनाई हैं, तो आप पूरे एरिया को सिलेक्ट करके सिलेक्ट करेंगे तो वो जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी जो नज़र नहीं आ रही वो सिलेक्ट हो जाएंगी, और फिर आप यहाँ पर फिल या स्ट्रोक में कलर कर सकते हैं, तो वो फिर विजिबल हो जाएंगी। ये देखिए, अगर मैं फिल में कलर करता हूँ तो भी ये विजिबल हो जाएगी, और अगर स्ट्रोक में कलर करता हूँ तो ये और ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। ये अच्छा जी, अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ इस तरह से आप कंट्रोल वाई प्रेस करें तो उससे ये आपको नज़र आने लगते हैं। जितने भी आपके पास यहाँ पर पाथ होंगे, जितने भी पाथ होंगे वो सारे आपको नज़र आएंगे, हत्ता कि ये जो आपके पास आर्ट बोर्ड है इसका पाथ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये हमने बनाया था तो ये हमें नज़र आने लगा। तो आप इसको सिलेक्ट करें और इसके स्ट्रोक के अंदर कलर रख लें। चलें, लाइन टूल है, इससे आप लाइंस बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिस तरह भी आप चाहें। अब आप अगर लाइन बना रहे हैं और आप चाहते हैं तो वो एग्जैक्ट एंगल्स पर रहें तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे। ये देखें, ये एग्जैक्ट एंगल्स पर चलेंगी लाइंस, और एक रैंडम लाइन नहीं बनेगी। सही, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, ये देखें, ये एक रैंडम सी लाइन इस तरह से बन गई जो किसी स्पेसिफाइड एंगल पर नहीं है, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। ये एग्जैक्ट एंगल पर होगी, यानी 90, और इसी तरह 45, और फिर 0, और फिर ये इसी तरह स्पेसिफिक एंगल्स पर, ये देखें 90, 180, और 45 इसी तरह 0। तो आप इसको जिस तरह से भी अगर आप इसको करना चाहते हैं कि ये एक एग्जैक्ट एंगल्स पर बने, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बने, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आप लाइन टूल के यूज करते हुए शिफ्ट को प्रेस कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और टूल्स अवेलेबल हैं। इनमें आर्क टूल है, और स्पाइरल टूल है, रेक्टेंगुलर ग्रिड है, और पोलार ग्रिड है। तो सबसे पहले हम आर्क टूल को देख लेते हैं। आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ क्लिक करेंगे तो वो आपसे लेंथ और हाइट पूछेगा। यहाँ पर कुछ अवेलेबल होगी वो भी बन सकती है, और अगर आप अपनी मर्जी की कोई देना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, और आप इसको यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं जो आप अपनी मर्जी की वैल्यूज देना चाहते हैं। तो ओके प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आर्क क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये अब हमारे पास आर्क क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को जब लेकर आएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें दो हैंडल्स अवेलेबल है यहाँ पर। इन हैंडल्स के जरिए हम इस आर्क को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसको इस वाले एंकर पॉइंट को क्लिक करें और ड्रैग करके यहाँ पर ला सकते हैं, और सिमिलर फैशन में फिर आप इसके हैंडल्स को चेंज करके आप जो भी बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम इस तरह के कर्व्स बनाते रहते हैं, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह के कर्व्स की, तो हम उन कर्व्स को यहाँ पर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से भी इस कर्व को क्रिएट करना चाहें आप यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें जो भी आप मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, कोई भी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं आप इन हैंडल्स के ज़रिए से। तो जिस तरह की भी आपको शेप बनानी है आप इन हैंडल्स के ज़रिए से बना सकते हैं। ये देखें जी, इससे आगे चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइरल टूल। इससे सिंपली स्पाइरल बनता है, और आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो एक जो है वो स्पाइरल आपके पास बन जाता है। तो आप इसका ये जो है ये स्ट्रोक का वेट होता है, फिर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो इसका साइज इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। सही, तो आप किसी भी चीज़ का साइज इंक्रीज कर सकते हैं उसको सही से देखने के लिए। स्ट्रोक का साइज, अच्छा जी, इसको मैं कम कर देता हूँ वरना मैं जो भी नेक्स्ट स्ट्रोक बनाऊंगा वो इसी साइज में बनेगा। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड। आप इस पर क्लिक करें, क्लिक एंड ड्रैग। यहाँ पर आप देखें शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये जो है वो बिल्कुल
आपके पास स्क्वायर में बनेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये देखिए सेल्स के साइज में प्रॉब्लम ये आ सकता है कि हो सकता है उनकी विड्थ एक जितनी और लेंथ जो है वो भी एक जितनी होगी, लेकिन वो चेंज हो जाएगी, विड्थ और लेंथ अलग अलग हो जाएंगी जिस तरह के अभी आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि विड्थ और लेंथ जो है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगी। अच्छा जी, अगर आप क्लिक को रिलीज करेंगे तो यहाँ आपके पास एक ग्रिड बन जाएगा, रेक्टेंगुलर ग्रिड। अब आप चाहते हैं कि जी आप इसमें ज्यादा कॉलम्स और ज्यादा रोज को ऐड कर सकें, तो आप ऐसा करेंगे कि क्लिक करके ड्रैग करेंगे और क्लिक को होल्ड करेंगे, उसको रिलीज नहीं करेंगे। और अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर एरो की अप वाली को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर रोज ऐड होती जाएंगी, और अगर आप डाउन वाली को प्रेस करेंगे तो रोज जो है इसमें से डिलीट होती जाएंगी। इसी तरह अगर आप राइट वाली की को प्रेस करेंगे, आपके कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज होंगी उनको, तो राइट वाली की को प्रेस करेंगे तो इसमें कॉलम्स ऐड होते जाएंगे, और लेफ्ट वाली को प्रेस करेंगे तो हर एक बार प्रेस करने से एक कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो आप जितने भी कॉलम्स और रोज को ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें, और उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करें तो ये एग्जैक्ट उस जो है वो विड्थ और हाइट जो है इनकी बराबर होगी। तो आप इसको रिलीज कर दें तो इस तरह से आप इसके रोज और कॉलम्स को इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अच्छा जी, इसका क्या यूजेज है इंशाल्लाह इसको हम आगे जाकर जरूर देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पुलर ग्रिड टूल। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग शिफ्ट को प्रेस करके तो आप इस तरह से सिमिलर फैशन में ये भी एक ग्रिड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसकी रोज और कॉलम्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप इसमें और क्या करना चाहते हैं। और फिर आपको लगता है अगर कि ये बहुत ही ज़्यादा डार्कर नज़र आ रहा है आपको, और आप ज़रा कलर को लाइट करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रोक के साइज को थोड़ा कम कर लें। तो देखें अब थोड़ा लाइटर नज़र आ रहा है आपको। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो ये जो है लाइन जो है वो थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि उनका वेट इंक्रीज हो जाता है तो वो ज़्यादा डार्कर लगने लगते हैं। तो आप थोड़ा लाइट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि 0.25 पीटी पर ही होगा, इससे नीचे जाएंगे तो ये ज़ीरो होगा, और ज़ीरो होगा तो ये नज़र आना बंद हो जाएगा। तो फिर आपको कंट्रोल वाई प्रेस करना पड़ेगा तो ही आपको नज़र आएगा, या फिर आप इसको सिलेक्ट करके इसके स्ट्रोक का साइज कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे तो आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, इसको यहाँ तक हो गया, इससे आगे चलते हैं। तो अब हम मूव करते हैं एलिप्स टूल पे। यहाँ पे एलिप्स शो हो रहा है, जबकि नॉर्मली यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ही शो हो रहा होगा। तो रेक्टेंगल टूल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल्स बनाता होगा, और आप इससे रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, और आप इससे स्क्वायर बनाना चाहे जिस तरह की ये स्क्वायर बना हुआ। और उसके बाद अगर आप रेक्टेंगल बनाना चाहें तो आप सिंपली इस तरह से बनाएंगे, और अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। इससे आगे चलते हैं। इसमें राउंडेड रेक्टेंगल है, तो ये देखेंगे ऑलरेडी राउंडेड रेक्टेंगल ही बनेगा। अगर मैं साइड पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये एक राउंडेड रेक्टेंगल है। और अगर मैं इसके स्ट्रोक का साइज जो है वो इंक्रीज करता हूँ, देखें अगर मैंने स्ट्रोक का साइज इंक्रीज किया लेकिन इसके स्ट्रोक के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये सिलेक्टेड नहीं था। ये सिलेक्ट करें और फिर आप इसके स्ट्रोक का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये सिमिलर फंक्शन आपको रेक्टेंगल में भी मिल जाएगा। रेक्टेंगल लें और ये कॉर्नर विजेट्स हैं और इनको मूव करेंगे तो ये राउंडेड रेक्टेंगल बन सकता है। और इसमें भी यही है कि आप इसके कॉर्नर विजेट्स को मूव कर सकते हैं। चलें जी, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे है एलिप्स टूल। तो आप एलिप्स टूल से सर्कल्स बना सकते हैं अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, वरना आपके सर्कल्स जो हैं वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगा, यानी लेंथ एंड विड्थ इक्वल नहीं होगी, वो चेंज हो सकती है।
इस तरह से, या फिर आप इससे ओवल्स बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो अगर आपको एग्जैक्ट सर्कल बनाना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। उससे आगे चलते हैं, इससे आगे हमारे पास पॉलीगॉन टूल। तो इसमें स्टार्ट में आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो हेक्सागोन है। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये इस तरह से, ये देखें, आप किसी भी डायरेक्शन में इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए ये टेढ़ा हो जाएगा। तो अगर आप इसे बिल्कुल सीधा क्रिएट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा बनेगा। और फिर आप इसे रोटेट कर सकते हैं और इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आप कॉर्नर्स को ऊपर लाना चाहते हैं, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक फंक्शन मिलेगा, उसको चेक कर लेते हैं। अगर आप इसी तरह क्लिक करेंगे और क्लिक को रिलीज नहीं करेंगे और अपने कीबोर्ड पर एरो की को प्रेस करेंगे अप, तो इसमें कॉर्नर्स इंक्रीज होते जाएंगे। और अगर डाउन में करेंगे तो इसमें कॉर्नर्स डिक्रीज होते जाएंगे, हत्ता कि ये ट्राइंगल बने। और ट्राइंगल से ये कम नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि उससे कम हमारे पास यहाँ पर दो ही कॉर्नर्स बचते हैं या दो एंकर पॉइंट्स बचते हैं, और दो एंकर पॉइंट्स जो हैं उसमें सिर्फ लाइन बनती है, कोई क्लोज्ड शेप नहीं बनती। जबकि ये टूल जो है क्लोज्ड शेप्स के लिए, इसलिए ये ट्राइंगल से नीचे नहीं जाएगा। तो ऊपर जा सकता है 4 5 6 7 8 9 10, या आप जितने भी और इंक्रीज करना चाहें आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद क्लिक को रिलीज करने से पहले आप शिफ्ट प्रेस कर दें तो ये बिल्कुल सही ओरिएंटेशन में आ जाएगा। आप इसी तरह फिर क्लिक को रिलीज किए बगैर अगर अपने माउस को मूव करेंगे तो ड्रैग करेंगे तो इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। जी, चलें इससे आगे चलते हैं। इससे आगे है हमारे पास स्टार टूल। स्टार टूल में भी सिमिलर फंक्शन है। अगर आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सीधा स्टार बनेगा। उसी तरह अगर आप स्टार को बनाएं, क्लिक करें और ड्रैग करें, स्टार बन जाए। तो उसी तरह अगर अप एरो की दबाएंगे तो इसमें कॉर्नर्स ऐड होते रहेंगे, और डाउन एरो की दबाएंगे तो इसमें भी कॉर्नर्स उसी तरह से कम होते रहेंगे, 4 और 3। ये भी जाकर ट्राइंगल पे रुक जाएगा, उससे कम नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आपको बेसिक शेप्स क्रिएट करने हैं तो आप इसके इनके अंदर जितने भी टूल है उनसे कर सकते हैं। लास्ट टूल है हमारे पास फ्लेयर टूल। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह का फ्लेयर सा बन जाता है। और इसी तरह अप और डाउन की को अगर आप प्रेस करेंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे कि लाइन या फ्लेयर्स ऐड हो रहे हैं। और अगर डाउन की को प्रेस करेंगे तो ये फ्लेयर्स कम होते जाएंगे। लेकिन जब आप इसको रिलीज करेंगे तो ये इस तरह का दिखाई देगा। ये देखें, इसके आप जूम इन करें तो ये अंदर ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये वो लाइंस हैं, वो फ्लेयर्स हैं जो कि कम या ज्यादा हो रहे थे। तो ओवरऑल शेप आपको इस तरह से दिखाई देगी। कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये शेप आपको इस तरह से दिखाई देगी। तो अगर आपको बेसिक शेप्स क्रिएट करने हैं, जैसे कि बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स हो गए जितने भी हैं हमारे पास, ट्राइंगल्स हो गए, रेक्टेंगल्स हो गए, स्क्वायर्स, सर्कल्स हो गए, वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और अगर इसके अलावा आप दूसरी शेप्स बनाना चाहते हैं जैसे स्पाइरल, तो वो लाइन टूल के अंदर आपको स्पाइरल और आर्क अवेलेबल है अगर आप उन्हें बनाना चाहें तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल को आप क्लिक करेंगे तो ये सिमिलरली जिस तरह ब्रश काम करता है ये उसी तरह से काम करेगा। इसमें आप उस तरह से प्रिसीशन नहीं डाल सकते जिस तरह आप लाइन टूल में था कि बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा और आप इस पे इस तरह से स्ट्रेट लाइंस लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। बल्कि ये फ्री के लिए, अगर आपने फ्रीली कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो आप इसमें से फ्रीली चीज़ें क्रिएट इस तरह से कर सकते हैं। माउस को ड्रैग करके आप जो भी बनाना चाहें आप यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा जी, ब्रश के नीचे हमारे पास ब्लॉब ब्रश। इस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा उससे थिकर होता है।
पहले वाले से। अच्छा जी, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ब्रश टूल जो है वो किस तरह से काम करता है, या इसमें और कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है। अच्छा, ब्रश टूल, यहाँ पर आपको एक पैनल मिल जाएगा, ये ब्रश डेफिनेशन का पैनल है। यहाँ पर 0.5 राउंड सिलेक्टेड है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये, और अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे ये इस तरह से लिखना शुरू कर देगा। आप इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर ये इस तरह से लिखेगा, और अगर आप सिलेक्ट करते हैं इसको आके तो ये फिर इस तरह से बनाएगा। तो इस तरह आपके पास जो डिफरेंट ब्रशेस अवेलेबल हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, और सिमिलरली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये देखें, और फिर सिमिलरली इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें एक और फंक्शन है, वो ये है कि अगर आप अपने ब्रशेस बनाना चाहें तो आप अपने ब्रशेस भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ आते हैं और यहाँ न्यू ब्रश के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कैलीग्राफिक ब्रश, ब्रिसल ब्रश और पैटर्न ब्रश, लेकिन दो ब्रशेस यहाँ पे ऑफ हैं, उनमें एक आर्ट ब्रश है और एक स्कैटर ब्रश है। तो पहले कैलीग्राफिक को देख लेते हैं, ओके प्रेस करें तो कैलीग्राफिक ब्रश आ जाएगा। आप इसका नाम दे सकते हैं जो भी देना चाहें, लाइक माय कैलीग्राफिक ब्रश 1, और जो भी अगर आप एक ही बनाना चाहते हैं तो आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, या अगर आप इसके डिफरेंट नेम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो आप देखेंगे इससे एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पर देखें अगर आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर एंगल चेंज होगा। उसके बाद आप राउंडेडनेस को चेंज कर सकते हैं, ये देखें, और साथ में ये भी देखें ये चेंज हो रहा है। ये देखें अगर मैं इस तरह से कर दूं, और आप इनके साइज को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इस साइज पे ला के इसको, फॉर एग्जांपल आप इसको 40 पॉइंट्स पे रखना चाहते हैं तो ओके, ये आ गया हमारे पास माय कैलीग्राफिक ब्रश। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर कैलीग्राफिक ब्रशेस की तरह काम करेगा। तो आप जो भी यहाँ पर इसके साथ करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, और हमारे पास ब्रिस्टल ब्रश है, इसको ओपन करेंगे तो ब्रिस्टल ब्रश ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप इसका नेम रख लें जो भी आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ माय ब्रिस्टल ब्रश। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको राउंडेड ब्लंट मिल जाएगा, राउंड कर्व मिल जाएगा, राउंड एंगल मिल जाएगा, राउंड फैन मिल जाएगा, फ्लैट पॉइंट मिल जाएगा, फ्लैट ब्लंट, कर्व, एंगल और फैन। इट्स अप टू यू, आप इनमें से कौन सा लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं राउंड एंगल लेना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर चेंजेस आते रहेंगे। ये देखें साइज इंक्रीज हो गया। आप ब्रिसल लेंथ लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, ब्रिसल लेंथ को डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, डिक्रीज करने पर आप डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं कि ब्रिसल्स जो है उनकी डेंसिटी क्या होगी। आप इसको डिक्रीज 0 करेंगे तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएगा। अगर आप इनको इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से नज़र आ रहा है। उसके बाद आप थिकनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और उसी तरह आप ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं कि आपको ट्रांसपेरेंट रखनी है या ओपैक रखनी है। ओपैक में इस तरह से, ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल ये दिखाई नहीं देगा। तो जो भी आप इसकी ओपेसिटी रखना चाहें आप रख सकते हैं। फिर आप इसकी स्टिफनेस, जो ब्रश है उसकी स्टिफनेस कितनी होगी तो वो आप रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो ज़्यादा या ज़्यादा रिजिड हो। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख के ओके कर देता हूँ तो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये यहाँ पर सिलेक्टेड है 6.3 पर, माय ब्रिसल ब्रश, सही है। तो अब मैं इसको
यूज़ कर सकता हूँ जैसे भी इसको यूज़ करना चाहूँ। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी चेंजेस आप ला पाएँ दोबारा, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे ब्रश के। तो अब आप चाहते हैं कि जी आप इसको थोड़ा, तो आप देखेंगे कि साथ साथ यहाँ पर भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। तो ये देखेंगे बिल्कुल इस तरह से हो सकता है। आप ब्रशल्स की लेंथ को इंक्रीज करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ब्रशेस इस तरह से चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके मूव करेंगे तो आप सही से देख पाएंगे। ये देखें ये चेंज हो रहे हैं। तो इसको किस तरह से करना है ये आप कर सकते हैं। ये देखें। और इसको आप इसी तरह ब्रश लेंथ को चेंज करेंगे तो यहाँ पर चलें, छोटा आपको सही से अगर नज़र नहीं आता तो यहाँ पर आप स्ट्रोक लगा के देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी चेंज हो रही है वैसे वैसे वो कम दिखाई देने लगता है और ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है जब आप बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो इसलिए मोस्टली इसको ओपैक की तरफ रखते हैं हम यहाँ पर, अगर हमें सही से दिखाना है। अगर हम फुल ओपैक कर देंगे तो ये इस तरह ब्लैक नज़र आने लगते हैं। सही। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपको ब्रश किस तरह का चाहिए। और फिर आप इसको भी चेंज कर सकते हैं कि आप इसको ले आए। ये देखें यहाँ पर चेंज आ गया। आप इसको ले आए, अब देखें किस तरह का चेंज आया। अब फैन वाले को ले आए, अब देखिए किस तरह का चेंज आया। तो इसी तरह अगर आप इसको ले आए या इसमें से फैन वाले को ले आए, तो आप किस टाइप का ब्रश बनाना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है और आप उसको उस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी। तो इस तरह से अब हमारे पास दो ब्रशेज रह गए। उनको भी हम देख लेते हैं कि वो, ये देखें यहाँ पर ऑफ है। तो अगर मैं कोई यहाँ पर एक शेप क्रिएट करूंगा तो वो ऑन हो जाएंगे। तो चले मैं आपके सामने क्विकली एक शेप बना लेता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन में आता हूँ। तो मैं इसको मूव करता हूँ और फिर इस वाले को मूव करता हूँ। सही है। तो ये देखेंगे एक लीफ जैसा बन गया। अब इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको जल्दी जल्दी से कुछ बना लेता हूँ। तो ये किस तरह से बना ये इंशाल्लाह हम आगे देख लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक पैटर्न क्रिएट करना चाहता था। उसके बाद मैं इसमें कोई भी कलर कर लूँगा और फिर इसका स्ट्रोक ऑफ कर दूंगा। तो या फिर मैं इसका स्ट्रोक जो है वाइट कर दूंगा ताकि वो बीच में सही से नज़र आए। अच्छा जी। और मैं इस कलर को भी थोड़ा सा डार्क करना चाहूँगा ताकि वाइट वाला जो है बीच में सही से नज़र आए। अच्छा जी। ये हमारे पास बन गया। अब आप यहाँ पर आए दोबारा, इसको सिलेक्ट करें और अब न्यू ब्रश पे क्लिक करें तो अब आप देखेंगे कि स्कैटर ब्रश भी ओपन हो गया और आर्ट ब्रश भी ओपन हो गया। आप स्कैटर ब्रश पे ओके कर लें। तो ये देखें, आप कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर मेथड है कि आप टिंट्स लेना चाह रहे हैं या टिंट एंड शेड्स, लेकिन मैं फॉर फिलहाल नन पे चलूंगा। आप यहाँ पर नेम रख सकते हैं, साइज आप रैंडम कर सकते हैं या यहाँ से आप एग्जैक्टली साइज को चेंज कर सकते हैं कि आप कितना रखना चाहते हैं। इसी तरह स्पेसिंग आप इन जब ये स्कैटर हो रहे होंगे तो इनके बिटवीन में स्पेस किस तरह से होनी चाहिए वो भी आप फिक्स रख सकते हैं या रैंडम कर सकते हैं। इसी तरह स्कैटरनेस कैसी होगी, रैंडम होगी या फिक्स होगी। और रोटेशन भी आप इसी तरह, या आप इन स्लाइडर्स को चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दो दो अवेलेबल हैं क्योंकि यहाँ पर जब स्कैटर होता है तो कंपैरिजन हमेशा दो के बीच में होता है कि एक आर्ट आर्ट वर्क है और दूसरा आर्ट वर्क है। जैसे ये फ्लावर है, एक फ्लावर है और दूसरा फ्लावर है, और उनके दरमियान में साइज कितना होगा और स्पेसिंग कितनी होगी उनके दरमियान में, स्कैटरनेस कैसी होगी और रोटेशन। तो ये कंपैरिजन के लिए यहाँ पर है। तो आप इसको रैंडम रख दें, फॉर एग्जांपल मैं रैंडम के साथ चलता हूँ। तो ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ब्रश बन गया। तो फिलहाल मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। अब मैं ब्रश को ले आता हूँ तो ये देखिएगा। तो आप
जिस तरह से देख रहे हैं इसी के साइज के इक्वल है। तो आप चाहते हैं जी ये साइज बहुत बड़ा है, साइज छोटा हो जाए, तो आप इस पर डबल क्लिक करें और ये साइज वाला जो है इसमें आके आप अगर फिक्स करें और फिर साइज को छोटा कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये पहले वाले का 33% हो, तो आप एग्जैक्ट वैल्यूज भी यहाँ पे लिख सकते हैं और ओके करेंगे और आप करेंगे जी लीव स्ट्रोक कर देंगे फिलहाल। तो अब देखेंगे, देख रहे हैं आप वो कितना छोटा हो गया। तो अब वो फोर्थ टाइम उसमें स्मॉल हो गया। अच्छा जी, तो अब आप इनको डिलीट कर सकते हैं। बस मैं इसको रहने दूंगा और बाकियों को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। या फिर मैं चलेंगे, तो ये आर्ट वर्क था हमारे पास जो हमने क्रिएट किया था। अच्छा, अब हम फिर से आएंगे न्यू ब्रश पे और क्लिक करेंगे यहाँ पे आर्ट ब्रश को, ओके करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि आप डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में बनाना चाहते हैं, और आप फ्लिप अलोंग करना चाहते हैं या फ्लिप अक्रॉस करना चाहते हैं, इस तरह के इसमें कुछ ऑप्शन है। आप इसको ओके कर दें फिलहाल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप और ब्रश को ले ले, क्लिक करें, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैं तो ये उसी एक सिंगल फ्लावर को ही बनाएगा। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से बनाता हूँ, उसमें अगर कर्व्स हैं तो वो उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, लेकिन एक ही फ्लावर को बनाएगा, उससे ज्यादा को नहीं बनाएगा। जबकि स्कैटर ब्रश में क्या हो रहा था कि बहुत सारे स्कैटर होकर हमारे पास आ रहे थे। अब अगर मैं बिल्कुल सीधा लगाता हूँ तो ये देखें, और अगर मैं इस तरह से लगाता हूँ तो थोड़ा छोटा हो तो वो इस साइड में लेंथी हो गया, इस साइड में छोटा हो गया। तो वो इस तरह से वर्कआउट करता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट ब्रशेस बना सकते हैं अगर आप ब्रशेस बनाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप के ब्रशेस बना सकते हैं, लाइक ग्रास ब्रश और अदर ब्रशेस। उसके लिए आपको क्या होगा कि आपको बार बार से वो एलिमेंट फिर से क्रिएट या कॉपी नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली एक ब्रश बनाएंगे और फिर उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर खाली आप क्लिक करके ड्रैग करते रहेंगे और वो चीज़ खुद ही यहाँ पर जिस तरह स्कैटर ब्रश में स्कैटर होती रहेगी। और अगर आपको उसके डिफरेंट वर्जन चाहिए तो आप दूसरे ब्रशेस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये ब्रश टूल था, चलें इससे आगे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टूल हमारे पास यहाँ पर शेपर टूल है। तो शेपर टूल का काम शेप बिल्ड करना है बेसिकली। एक्चुअली ये पूरा पैनल जो है ये शेप बिल्डिंग टूल्स का है। तो शेपर टूल को हम देख लेते हैं। तो ये बेसिक शेप्स को बिल्ड करता है, आप किसी तरह भी टेढ़ी मेढ़ी शेप्स बनाइए उनको बिल्कुल सही बना देगा। तो अब ये देखें, और अगर मैं ये करता हूँ तो ओवल बन गया, और इसी तरह ये सर्कल बन गया। तो होता ये है कि कुछ शेप्स जैसे कि आपको ओवल, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स तो मिल जाएंगे शेप बिल्ड, ये जो शेप वाले टूल्स हैं हमारे पास। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा कि आपको डायरेक्टली कहीं पर भी ट्राई एंगल अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आप डायरेक्टली शेपर टूल लें और क्विकली अगर आपको चाहिए तो आप क्विकली ट्राई एंगल यहाँ पर क्रिएट कर लें। तो इसी तरह आप इसको लेकर कुछ भी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि इसके स्ट्रोक में यहाँ पर फिल में इसके कलर है, और आप ये कलर हमें नहीं चाहिए होता मोस्टली। तो हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट करके यहाँ से कलर को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब कोई कलर नहीं रहेगा इनके अंदर, फिल के अंदर। क्योंकि जब इस तरह से हमारे पास होता है और हम बनाते हैं तो देखें फिल में कोई कलर नहीं हो रहा। और इसका टेस्ट ये है कि इसको यहाँ पर ले आए तो देखें इसमें कोई कलर नहीं है। लेकिन और अगर इसमें कलर होता, फॉर एग्जांपल अगर इसमें वाइट कलर होता
तो ये वाइट ही नजर आता, ये देखें। अब यहाँ पर भी ये वाइट ही नजर आएगा। तो अगर ये पीछे ही वाला कलर नजर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई कलर नहीं है। लेकिन जब आप शेपर टूल से शेप्स बनाएंगे तो देखें यहाँ पर उनका फिल जो है उसके अंदर कलर होगा। वी प्रेस करें, सिलेक्शन टूल को लाएं और क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कलर है, जो कि कई बार हमें नहीं चाहिए होता। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर बेसिक शेप्स इससे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैं अगर कोई पॉलीगॉन बनाना चाहूँ टेढ़ा मेढ़ा तो ये उसको भी बना देगा। एक मिनट, वो ज़रा प्रॉब्लम हो गई। अब देखें, ठीक है। इसी तरह आप कुछ भी बना सकते हैं, पेंटागन हो गया, जो भी हेक्सागन हो गया, जिस तरह से आप बनाना चाहें, ट्राइंगल, उल्टा सीधा, जिस तरह से भी आप शेप्स को क्रिएट करना चाहें, बेसिक शेप्स इसमें क्रिएट हो सकते हैं। अच्छा जी, इस पे राइट क्लिक करें तो इसके अंदर और भी टूल्स हैं। इसमें पेंसिल टूल है, और पेंसिल टूल का आप सिंपली जिस तरह आप ब्रश टूल का यूज करते हैं, लेकिन ब्रश टूल के अंदर एंकर पॉइंट्स नहीं बनते, जबकि यहाँ पर एंकर पॉइंट्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो आप जिस भी पाथ को ओपनली बनाना चाहेंगे, पेंसिल टूल वहां पर उस पाथ को फ्रीली क्रिएट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल को समझने के लिए हम पहले कोई शेप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये। तो स्मूथ टूल को ले आए और स्मूथ टूल को ला के, अब जब आप किसी भी कॉर्नर के ऊपर स्मूथ टूल का यूज करते हैं, ओ पेंसिल टूल ही रह गया हमारे पास, स्मूथ टूल। अच्छा, तो जब आप स्मूथ टूल का यूज करते हैं कॉर्नर के ऊपर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये उतना इसको स्मूथ करता जाएगा, यानी इसको कर्वी बनाता जाएगा, इसमें कॉर्नर को रहने नहीं देगा। ये देखें आप, ये कॉर्नर था और अब ये कंटिन्यूअसली आप यहाँ पर इसको यूज करते रहते हैं और ये कंटिन्यूअसली इसको कर्वी करता चला जाता है। दोबारा देख लें हम एक बार, इसको जूम इन करके देखते हैं कि ये किस तरह से एक्ट करता है। ये देखें, जब आप इसका यूज करते हैं तो ये देखें, आपको नजर आ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट एंकर पॉइंट्स ऐड हो गए जो यहाँ पर पहले नहीं थे। तो स्मूथ टूल को आप यूज करते रहेंगे तो ये इस कॉर्नर को स्मूथ करता चला जाएगा, और उससे क्या होगा कि कॉर्नर जो है वो कर्वी होता जाएगा और वो एग्जैक्ट कॉर्नर यहाँ पे नहीं रहेगा। आप देखें, ये कॉर्नर इस तरह और ये कॉर्नर आप देख लें, ये किस बिल्कुल सीधा। तो स्मूथ टूल का ये काम है कि आप, अगर आपके पास इस तरह के कोई कॉर्नर टाइप की शेप्स आ गए तो वो उनको स्मूथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमारे पास विजेट्स अवेलेबल हैं, कॉर्नर विजेट्स, हम उनसे ये काम कर सकते हैं। लेकिन कई जगह में जब आप कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को क्रिएट करते हैं यूजिंग डिफरेंट टूल्स, इंशाल्लाह वो टूल्स भी आगे आएंगे तो उन्हें हम देखेंगे। तो जब वो इस तरह की शेप्स क्रिएट हो जाते हैं तो उनमें कई बार जो है आपके पास इस तरह से जो है वो कॉर्नर विजेट्स नहीं आते, या पहले से वो जो है वो थोड़ा सा कर्वी होता है और आप उसको और ज्यादा स्मूथ करना चाहते हैं उस कर्व को, तो आप स्मूथ टूल का यूज वहां पे कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास पाथ इरेजर टूल है। उसके लिए पहले हम पाथ को क्रिएट करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। अब पाथ इरेजर टूल पे आ जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि जी ये इतना पाथ यहाँ से इरेज हो जाएगा। ये देख, अच्छा आपने नोट किया कि जब आप पेन टूल लाते हैं तो उसका अगला वाला पॉइंट जो है वो वर्किंग होता है, और जब आप इरेजर टूल लाते हैं तो बिल्कुल वो आपके पेंसिल के ऊपर, आपने देखा होगा कि जो पेंसिल आती हैं हमारे पास, जो लेड पेंसिल्स हैं जिन्हें हम कच्ची पेंसिल कहते हैं, तो उसके बैक साइड पर एक रबर लगा होता है, एक इरेजर लगा होता है। सही है, तो ये भी उसी तरह से समझ लेंगे, दिखा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे पाथ को कहीं से भी इरेज अगर आप करना चाहें तो आप पाथ को वहां से इरेज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। और इसी तरह जो है वो आगे पाथ जॉइनर टूल होगा कि आप अगर पाथ को इरेज कर पाए तो पाथ जॉइनर टूल से आप उनको वापस से ज्वाइन भी कर पाएंगे। तो अब देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से यूज करता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। सही है, तो इसको काम करने के लिए जो आपने इरेज किया है, वो उन दोनों पॉइंट्स को बहुत ही करीब होना चाहिए एक दूसरे के। सही है, वरना ये काम नहीं करेगा।
ये देखें, अगर मैं पाथ जॉइनर को यहाँ पर लाकर यूज करता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो ओपन पाथ बना लेते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के करीब हो। तो ये देखें, ये काफी एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन ये ज्वाइन नहीं है एक दूसरे के साथ, ये अलग अलग हैं एक दूसरे से। सही है, तो अब इन आप इन पर आकर यूज कर सकते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पर ज्वाइन हो गया, और इसकी निशानी ये है कि आप जब ये देखें, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया है। और आप क्या कर सकते हैं, पेन टूल को लाएं और यहाँ से इनको जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो एंकर पॉइंट्स बन गए आप उनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सही है? और फिर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन हुआ हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई चीज़ ज्वाइन होती है तो वहाँ पर जब दो ओपन पाथ ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर बनना चाहिए एक कॉर्नर विजेट को, लेकिन यहाँ पर आपको कॉर्नर विजेट जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। सही है, तो ये जब एक और फंक्शन है, ये देखें अब कॉर्नर विजेट यहाँ पर शो हो रहा है। और क्यों शो हो रहा है कि मैंने क्या किया, एक तो मैंने इसको एक बार फिर से कर लेते हैं डिलीट। अच्छा, अब देखें यहाँ पर शो हो रहा है, पहले शो नहीं हो रहा था। सही, तो जब भी कॉर्नर्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर कॉर्नर विजेट शो होने चाहिए, और कॉर्नर विजेट अगर शो होता है तो इसका मतलब ये है कि ये ओपन पाथ अब नहीं रहे बल्कि एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए हैं। अच्छा जी, तो ये काम था ज्वाइन टूल का हमारे पास। इससे आगे चलते हैं, इसके आगे इरेजर टूल है, और इसको हम ले आते हैं और इसमें हम फिल में कलर कर लेते हैं। तो ये देखें, अब फिल में कलर आ गया, और अब आप इरेजर टूल को लाएं और ये देखें, तो ये यहाँ से उतना पार्ट इरेज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज छोटा हो जाए तो डबल क्लिक करें, ये निकल आएगा, और यहाँ से आकर आप इसके साइज को छोटा कर सकते हैं। ये देखें, मैं 1 पॉइंट का कर लेता हूँ तो देखें इसका साइज कितना छोटा हो गया। तो उसी तरह अगर आप शिफ्ट को पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसको इरेज करेगा। अच्छा, इरेजर टूल में अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर एक और टूल है, सीजर टूल। अब सीजर टूल का काम जो है वो आपको नजर आएगा इसके स्ट्रोक पे, क्योंकि उसका काम स्ट्रोक का। तो आप स्ट्रोक पे आके जब सीजर टूल से क्लिक करते हैं स्ट्रोक के ऊपर तो एक एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाता है। सही, और सिमिलरली अगर आप फिर से नीचे आकर एंकर पॉइंट पे ऐड करेंगे तो इधर वाला पूरा पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। सही, इसी तरह अगर आप सीजर टूल को ला के इसके पास कहीं पर पॉइंट को ऐड करते हैं, ये देखें। सही, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पाथ इरेजर का जब हम इसमें जो पाथ इरेजर टूल है उसका यूज करते थे तो वो पार्ट यहाँ से डिलीट हो जाता था, लेकिन जब हम यूज कर रहे थे यहाँ पर इरेजर टूल का तो आप देख रहे थे कि पाथ जो है वो कंप्लीटली डिलीट नहीं होते, बल्कि अगर आप अ, यहाँ पर इरेजर टूल का यूज करते हैं तो ये दो अलग अलग पाथ्स यहाँ पे, ये एक शेप है और ये एक शेप है और दोनों क्लोज हैं। अगर आप इसमें कलर को चेंज करें, यानी कि आप स्ट्रोक में कलर करें तो आप देखेंगे, चले मैं स्ट्रोक का साइज कम करता हूँ, तो आप देखेंगे ये दो अलग अलग शेप्स बन गई जो कि क्लोज हैं। लेकिन ऐसा काम जो है यहाँ पर नहीं होता। जब सीजर टूल का हम यूज करते हैं तो इसमें हम ये करेंगे और नीचे आके ये करेंगे तो जो यहाँ पर शेप बनेंगे वो दोनों शेप क्लोज नहीं होंगे, बल्कि वो शेप्स ओपन होंगे। ये देखिए, यहाँ पर उसने खुद से कोई भी स्ट्रोक नहीं बनाया और ये ओपन बने हैं दोनों। उसके बाद चलें उससे आगे चलते हैं, उसके आगे हमारे पास नाइफ टूल है, फिर से इसको ले आते हैं और फिल में कर लेते हैं और अब नाइफ टूल का यूज करते हैं। ये देखें, और सिमिलरली नाइफ टूल का आप यूज कर सकते हैं, और फिर आप देखेंगे कि ये उसी तरह क्लोज शेप में दोनों अलग अलग हो रहे हैं। आप इस कलर को स्वैप करके देख सकते हैं
दोनों फिर से क्लोज शेप बने। अब सवाल ये है कि अगर क्लोज शेप ही बनता है नाइफ टूल से, तो वाई शुड वी यूज नाइफ टूल इंस्टेड के हम जाके इरेजर टूल को यूज कर लेते। एक एक्स्ट्रा टूल क्यों बनाया गया? अच्छा, इरेजर टूल का एक साइज होता है। अब देखें, इरेजर टूल का 1 पॉइंट भी है तो वो साइज है, और जब आप उसको यूज करेंगे तो उतना गैप आ जाएगा दोनों शेप्स के बीच में। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाकर सीजर टूल को यूज करेंगे तो सॉरी, नाइफ टूल को यूज करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखें, अब ये जो शेप्स हैं ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, लेकिन ये इनमें आपको कोई फासला नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसका आप कंट्रोल जो सॉरी कंट्रोल वाई नहीं, बल्कि आप इनको स्वैप करें, कलर को सिलेक्ट करें और स्वैप करें, और अब देखें आपको ये दरमियान वाली लाइन नजर आ रही। और अगर यहाँ पे नाइफ टूल का मैं यूज नहीं करता तो फिर देखिए, और फिर से इनको स्वैप करें। एक मिनट, यहाँ पर नाइफ टूल यूज हुआ। तो अब देखें, ये देखें, अब ये एक ही शेप है, सही। और अब फिर से मैं इनको स्वैप करता हूँ और अब नाइफ टूल का यूज करता हूँ, और अब फिर से इनको स्वैप करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर एक बीच में लाइन बन गई। ये असल में लाइन नहीं है, बल्कि दो अलग अलग पाथ, ये दो अलग अलग शेप्स बन गई जो कि क्लोज्ड शेप्स हैं। ये क्लोज्ड पाथ है, ओपन पाथ नहीं है। तो आपने देखा कि इरेजर टूल से भी क्लोज्ड पाथ बनते हैं और नाइफ टूल से भी, लेकिन इरेजर टूल में उसका एक साइज होता है और उतने साइज का गैप आ जाता है शेप के अंदर जब वो उन शेप्स को डिवाइड करता है, लेकिन नाइफ टूल में ऐसा नहीं होता और वो बिल्कुल एक साथ पड़ी रहती हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इसके अंदर सीजर टूल था, और सीजर टूल से क्या होता है कि एंकर पॉइंट ऐड करता, और उससे अगला और उसके साथ आप एक और एंकर पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं क्लोज शेप में। लेकिन अगर ओपन होगा तो वो आपको सही से नजर आ जाएगा। ये देखिए, अब ये एक ओपन पाथ है मैंने बनाया, और यहाँ पर मैं आकर अगर यूज करता हूँ सीजर टूल का, तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन या सिलेक्शन टूल को ले आता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये शेप अलग हो जाएगा। लेकिन क्लोज पाथ्स में ऐसा होता है कि वहां पर शेप्स जो हैं वो, ये देखें, ये क्लोज पाथ है, तो अगर मैं इसको ऐड भी कर दूंगा सीजर टूल में, तो मैं इस पॉइंट को ऐड करने के बाद भी इनको कहीं पर ले जा नहीं सकता। इसलिए मुझे एक और पॉइंट या तो ऐड करना होगा, फिर या कोई एक पॉइंट डिलीट करना होगा। अगर मैं इस पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ तो अब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर सीजर जो है वो ऐड था। और कमाल ये है कि मैं अगर सीजर वाले को डिलीट करूंगा तो सिर्फ सीजर से बाद वाला पार्ट ही डिलीट होगा और उससे पीछे वाला पार्ट रह जाएगा। तो इससे जो पाथ बनेगा वो ओपन पाथ होगा, और बाकी दोनों से जो पाथ बनेंगे वो इरेज होने के बाद भी क्लोज पाथ ही रहेंगे। तो ये था हमने आज देखा इसमें कि किस तरह से टाइप टूल और बाकी के जो टूल्स हैं इसमें जो शेप को बिल्डिंग के लिए हेल्प करते हैं, जिसमें बेसिक टूल्स थे जो बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स बनाने के लिए, और फिर शेपर टूल को भी हमने देखा, और फिर ब्रशेस को हमने देखा कि हम किस तरह उसको क्रिएट कर सकते हैं, और एंड में हमने इरेजर टूल को देखा और उसके अंदर जो भी टूल थे कि वो किस तरह से शेप्स को मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो आज की क्लास के लिए यही था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।